नमस्कार मित्रों, पथिक एजुकेशन पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नवीन पंत। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने उसके अनेक टेक्निकल भागों पर चर्चा की है। तो मेरे कुछ साथियों ने मुझसे आग्रह किया था कि एक देवनागरी लिपि पे भी एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो आज मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ और अच्छे ढंग से पूरा उसका प्रारंभ से लेके और देवनागरी शाखा जिस खड़ी बोली का हम उपयोग करते हैं वो कहाँ से विकसित हुई है उसके बारे में एक चार्ट मैंने जो बताया है उसके बारे में एक वीडियो में अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और जो नए व्यूवर्स हैं वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि। ठीक है ना, देवनागरी लिपि। प्यारे साथियों, लिपि को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाषा क्या है। हमारा कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो क्या है भाई। ठीक है, हम अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाते हैं, अपने शब्दों को किसी अन्य तक पहुंचाते हैं, उसका माध्यम क्या है? भाषा है। तो भाषा वही है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो हमारे हाव भाव होते हैं, है ना, जो हमारे बोल होते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, जब हम किसी माध्यम द्वारा उसे किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा कहलाती है। अगर परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि संकेतों को जब हम किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है भाई। ठीक है ना। और भाषा क्या होती है? ये एक दृश्य माध्यम है भाई। हम बोल तो सकते हैं, इसे क्या केवल सुन सकते हैं। हम इसे सुन सकते हैं। जो भाषा का अगर मैं इसका मौखिक रूप कहूँ तो हम इसे क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और वहीं अब हम लिपि कहते हैं कि लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है? वर्णात्मक होती है भाई। ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? लिख सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं, इसे हम दृश्य के रूप में देख सकते हैं। जहाँ क्या है? मौखिक होती है। क्या भाषा क्या होती है? मौखिक होती है। और लिपि क्या है? लिखित होती है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। और जो लिपि है उसे हम क्या देख भी सकते हैं, लेकिन हम भाषा को क्या है? देख नहीं सकते। केवल हम उसे क्या है? सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भाषा आप समझ चुके हैं। भाषा क्या है कि कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है उसका क्या है? एक माध्यम है भाई। ठीक है। और लिपि क्या है? हम उसे लिखित रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है ना। डाउट क्लियर हुआ? ठीक है। अब आती है देवनागरी लिपि भाई। अब कहते हैं कि लिपि क्या है? देखो, देवनागरी लिपि यानी कि वर्ण। ठीक है, अक्षर, अक्षरात्मक है भाई। ठीक है ना, जिसको हम एक पर्टिकुलर सिंबल दिया जा सकता है। ठीक है ना। हमारे जो वर्ण है, वर्णमाला है, ठीक है ना, जो हिंदी या संस्कृत की जो वर्णमाला है वो क्या है? देवनागरी है भाई। देवनागरी क्यों पड़ा भाई इसका नाम? क्योंकि ये संस्कृत से निकली हुई है भाई। ठीक है ना। अगर हम भाषा की विकास क्रम की बात करें तो विकास क्रम में हम जो है कि भाषा को क्या कहते हैं? सबसे पहले संस्कृत है। ठीक है, उसके बाद पाली है, उसके बाद प्राकृत है, फिर उसके बाद अपभ्रंश है, उसके बाद अवहट है, और तब जाके हमारी जो है कि खड़ी बोली आती है। ठीक है ना। तो क्या है? देवनागरी लिपि यानी कि देववाणी भी हम इसे कहते हैं। ठीक है। और जो है कि देववाणी जो है कि देवों से निकली थी, और हमारी वैदिक संस्कृति यानी कि जो वेद पुराण जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें जो है कि देवनागरी लिपि का ही पूरा क्या है? वर्णन है। उसी से वो ग्रंथ लिखे गए हैं देवनागरी लिपि में लिखे गए, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और कहा भी जाता है जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ठीक है। अब इसके विकास को हम समझ लेते हैं भाई कि देवनागरी लिपि है क्या भाई। ठीक है ना। देखो, देवनागरी लिपि जो है कि उत्तरी ब्रह्मी से लिपि, जो सबसे प्रारंभिक जो लिपि हुई थी वो थी भाई ब्रह्मी लिपि थी। ठीक है ना। क्या थी? ब्रह्मी लिपि थी। जब संस्कृत का रूप घटा, ठीक है ना, विघटित हुआ, ठीक है ना, तो वो किस में हुआ? पहले जो है कि हमारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी भाई। पूरी क्लिष्ट भाषा है भाई, उसे कोई समझ नहीं पाया, इसलिए उसे क्या है? पाली में कन्वर्ट किया गया। जब तब भी नहीं, लोग आम जनमानस की भाषा नहीं बनी, तो तब उसे प्राकृत में कन्वर्ट किया गया विद्वानों द्वारा। लेकिन जब वो भी पकड़ में नहीं आई, उस बहुत ज़्यादा कठिन होने लगी, तो क्या हुआ? तब वो क्या है? अपभ्रंश में आई।
फिर घटित होकर उसका रूप अवट में आया। धीरे 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 जो आज हम प्रयोग कर रहे हैं खड़ी बोली, वो जो है कि क्या है, यहीं से उसका विकास हुआ है, ठीक है ना। अब लिपि की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम जो लिपि हुई थी वो है ब्राह्मी लिपि हुई थी भाई, ठीक है ना। और ब्राह्मी लिपि क्या है, आर्यों की लिपि है भाई। आर्य लोग जो है कि सर्वप्रथम आर्यों ने इसका जो है कि क्या किया था, वैदिक आर्यों ने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। और ये लगभग 350 ईस्वी पूर्व तक थी भाई, ठीक है ना। जो 350 ईसा तक का जो समय था, वहां पर जो है कि उत्तरी ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। जो ब्राह्मी लिपि है वो दो लिपियों में टूट गई थी भाई, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक दक्षिणी ब्राह्मी, ठीक है। उत्तरी ब्राह्मी यानी कि जो उत्तरी राज्य थे हमारे, यानी कि जो मध्य भारत से ऊपरी राज्य थे, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, और पंजाब हो गया, ठीक है। बहुत सारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, वो क्या है, उत्तरी ब्राह्मी में आए। और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्य थे, जैसे नीचे तेलुगु हो गया, ठीक है, तमिल, कन्नड़ इत्यादि जितने भी हैं, वो क्या है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में जो है कि उनका वर्णन आता है। अभी हमारा जो टेक्निकल भाग है वो केवल उत्तरी ब्राह्मी पर रहेगा, ठीक है, जिसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये दक्षिणी को अभी फिलहाल छोड़ दो, उसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जो इसका ब्राह्मी लिपि का जो पहला पार्ट है, वो जो पहली प्रारंभिक लिपि थी वो थी उत्तरी ब्राह्मी लिपि, जिसका समय क्या है, 350 ईसा पूर्व है, यानी कि 350 ईसवा जो ईस्वी है, वहां जो है कि वो क्या थी, विद्यमान थी, ठीक है। जब इसका जो इसका रूप गलित हुआ, विघटित हुआ, तो धीरे धीरे ये क्या है, गुप्त लिपि में कन्वर्ट हो गई। और कहा जाता है कि गुप्त काल में जो है कि गुप्त लिपि, इसीलिए इसका नाम गुप्त लिपि पड़ा, क्योंकि ये जो है कि गुप्त काल में विकसित हुई थी भाई, किससे, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से। और इसका समय क्या है, 4वीं से 5वीं सदी का समय है। और जो है कि गुप्त वंश की ये जो है कि लिपि भी रही है, गुप्त कालीन भी रही है। इसे जो है कि बौद्ध कालीन लोगों ने बौद्ध काल में जो है कि बौद्धिक ग्रंथों में जो लिपि है वो क्या है, गुप्त लिपि है, क्योंकि ये बौद्ध कालीन लिपि भी इसे हम कह सकते हैं। और इसका जो समय है 4वीं से 5वीं सदी का है भाई, ठीक है। धीरे धीरे जब समय बीतता गया, तो उसके बाद जो है कि ये विघटित होकर सिद्ध मातृका लिपि में परिवर्तित हो गई भाई, ठीक है। जो इसका गलित रूप है, जो इसका परिवर्तित रूप है, वो क्या है, सिद्ध मातृका लिपि है भाई। देखो सीक्वेंस वाइज सीरियसन से अगर मैं कहूँ तो सीक्वेंस वाइज इसे पूछा भी जाता है भाई, इसको सीक्वेंस से लगाने के लिए पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मातृका लिपि, और ये 6वीं सदी की थी भाई। जो 6वीं शताब्दी है, वहाँ जो है कि सिद्ध मातृ का लिपि जो साहित्य मिलता है, जो प्रयोग मिलता है, तो वो 6वीं सदी में मिलता है भाई। धीरे धीरे जब और समय बढ़ता गया, तो ये टूट कर क्या है, कुटिल लिपि में आ गई भाई, ठीक है। और कुटिल लिपि का जो समय है वो 8वीं से 9वीं सदी का माना जाता है, ठीक है ना। तो इसका सीक्वेंस आ गया भाई, ठीक है ना। ये कैसा सीक्वेंस है इसका, इसके पूर्वकालीन सीक्वेंस है, इसको इस हिसाब से दे सकते हो कि इसको भाई सीक्वेंस वाइज लगाइए। तो पहली क्या है, उत्तरी ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर सिद्ध मातृका लिपि, और अंत में है कुटिल लिपि। अब कुटिल लिपि के बाद जो है कि ये टूट कर दो लिपियों, अभी तक क्या था कि ये एक ही लिपि में टूट रही थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब दो समुदाय बन गए, तो उन्होंने इस लिपि को दो भागों में तोड़ दिया भाई। जो कुटिल लिपि है 8वीं और 9वीं सदी में चल रही थी, वो दो लिपियों में, यानी कि नागरी और शारदा, ठीक है ना। इसका दो रूप आ गए हैं भाई, ठीक है, नागरी और शारदा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, नागरी और देवनागरी, इसका कंफ्यूजन मैं अभी दूर करूंगा आपका, ठीक है। अभी आप केवल ये समझ लो, नागरी लिपि, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया है नागरी लिपि का विकास हुआ है, तो किससे हुआ है, कुटिल लिपि से हुआ है, ठीक है। और उत्तरी ब्राह्मी, जो उत्तरी ब्राह्मी की शाखा है एक, ठीक है ना, तो किससे हुआ, कुटिल लिपि से। ऑप्शन आते हैं, तो अगर डायरेक्ट पूछा गया तो आपको कुटिल लिपि देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अगर आपको कुटिल लिपि ऑप्शन में नहीं है, तो तब आपका उत्तरी ब्राह्मी भी आ सकता है, वही गुप्त लिपि भी आ सकता है, और सिद्ध मातृका लिपि भी आ सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल एक्यूरेट की अगर बात कही जाए, तो नागरी लिपि का जो विकास हुआ है कुटिल लिपि से हुआ है भाई। देवनागरी अलग है भाई, ठीक है ना, नागरी और देवनागरी। देवनागरी और नागरी में क्या फर्क है, जो नागरी लिपि है उसका एक हिस्सा है देवनागरी, ठीक है ना। अभी देखिए, कुटिल लिपि के दो भाग हुए हैं भाई, जिसे हम क्या है, नागरी लिपि और शारदा कहते हैं। जो शारदा है वो जो है कि क्या है, जैसे पंजाब, गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, यानी कि जो ऊपरी राज्य हैं, जो उत्तर
पश्चिमी राज्य हैं, जो हम पश्चिमी ही कह सकते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी राज्य यानी कि गुरुमुखी और कश्मीरी, लहंदा और टाकरी, वो शारदा लिपि में आते हैं। और कई बार पूछा भी जाता है भाई गुरुमुखी जो है कि किससे विकसित है, तो शारदा से है। शारदा ऑप्शन नहीं रहेगा तो कुटिल लिपि हो गई भाई, ठीक है ना, कुटिल लिपि। और इनका जो वृद्ध पितामह है वो क्या है, उत्तरी ब्रह्मी लिपि है भाई, ठीक है। किसका, शारदा का जो वृद्ध पितामह यानी कि इसके दादाजी हम कह सकते हैं, वो क्या है, उत्तरी ब्रह्मी लिपि है, ठीक है ना। और ये गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, ये शारदा से इनका विकास हुआ है भाई, ठीक है। इससे अभी छोड़ दो कि ये केवल इतना याद कर लो आप, ठीक है ना। इसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। ये अभी मैं मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है नागरी लिपि। जो नागरी लिपि का विकास है वो 10वीं से 12वीं सदी में इसका प्रयोग हुआ था भाई, ठीक है, और भरपूर मात्रा में हुआ है। ये नागरी लिपि टूट कर जो है कि क्या हुआ, दो हिस्सों में बटी, एक पश्चिमी शाखा और एक पूर्वी शाखा भाई, ठीक है। नागरी लिपि भी टूट कर जो दो भागों में बनी है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवनागरी, देखो भाई कंफ्यूज मत होना, नागरी अलग है, देवनागरी अलग है भाई। नागरी की जो शाखा है, पश्चिमी शाखा, उसका एक हिस्सा है देवनागरी, ठीक है ना। तो नागरी की भी दो शाखाएं बनी भाई, एक पश्चिमी शाखा, एक पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा क्या है, जो पश्चिमी देश, माफ कीजिए, जो पश्चिमी राज्य हैं हमारे, ठीक है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये क्या है, पश्चिम है, उत्तर पश्चिम के राज्य हैं पीछे के, ठीक है ना। तो ये क्या है, जैसे देवनागरी, राजस्थानी, महाजनी, गुजराती और कैथी इसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी शाखा के अंतर्गत। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका कि पश्चिमी शाखा से हुआ है भाई। अगर लिपि पूछता है तो नागरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है भाई, ठीक है ना। अगर ये कुछ नहीं पूछता है तो उत्तरी ब्रह्मी आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो डायरेक्ट पूछता है कि देवनागरी लिपि का विकास जो है किससे हुआ, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी दे सकता है, तो तब आपका पश्चिमी शाखा आएगा वही, ठीक है ना। अगर आपको वो घुमा फिरा के देता है, कुटिल लिपि, सिद्ध मातृका लिपि और गुप्त लिपि और एक नागरी लिपि भी दे देता है, तो तब आपका आंसर क्या आएगा, नागरी लिपि आएगा, ठीक है ना। और इसकी पूर्वी शाखा कौन सी है, ये बंगला, असमिया, जो पूर्व के राज्य हैं भाई। आपने मैप देखा है, मैप में जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जो पश्चिमी राज्य हैं, दक्षिणी राज्य हैं, उसके ही अकॉर्डिंग हमारी भाषा का भी विकास हुआ है भाई, हमारी लिपि का भी विकास हुआ है। तो ठीक है, नागरी लिपि की जो दो शाखाएं हैं, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में क्या है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है भाई, पश्चिमी शाखा से हुआ है भाई, ठीक है ना। हमेशा मोस्ट इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो भाई, ठीक है ना। क्या है, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो पश्चिमी शाखा से हुआ है, ठीक है ना। राजस्थानी पश्चिमी शाखा से हुआ है, महाजनी पश्चिमी शाखा, गुजराती पश्चिमी शाखा, और कैथी भी पूछा जाता है भाई, कई बार पूछा गया है कैथी, जो वो भी पश्चिमी शाखा से। और जो पूर्वी शाखा है वो है बंगला, असमिया, उड़िया, ठीक है ना। बंगला, असमिया और उड़िया जो लिपियां हैं वो पूर्वी शाखा से निकली हैं। और शारदा लिपि जो ऊपरी राज्य है हमारे, ठीक है ना, वो कौन कौन से, पंजाब के जो गुरुमुखी, कश्मीरी, कश्मीर की, लहंदा, टाकरी, ये सब क्या है, वो शारदा लिपि से उत्पन्न हुई है, ठीक है। दक्षिण की अगर मैं बात करूं, देखो प्रारंभ में जो ब्राह्मी लिपि आई थी तो उसके दो भेद हुए थे, उत्तरी और एक दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो दक्षिणी ब्राह्मी में क्या है, तमिल लिपि हो गई, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है। जो नीचे दक्षिण भारत की जो लिपियां हैं वो उनका विकास दक्षिणी लिपि की शाखा से हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारी देवनागरी लिपि है और इसका विकास कैसे हुआ है, उत्तरी ब्राह्मी से हुआ है। ब्राह्मी लिपि, देखो सभी भाषाओं की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है भाई, ठीक है ना। और इनका विकास क्रम मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।